जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल लर्निंग डे पे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे। और आप लोग का पेपर जो है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है। यह जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए होने वाला है जो अपनी पढ़ाई में इतना सीरियस है कि अभी तक उनका लगभग लगभग तैयार हो चुका है और कुछ चीज़ें बची जो आप लोग तैयार नहीं कर पाए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस मैं आज दिखाने वाला हूँ, अगर आपने उतना क्वेश्चन अच्छे से कर लिया तो ये उम्मीद कर लीजिए आप लोग कि बेहतरीन से बेहतरीन आपका पेपर होने वाला है। ये पहली बात तो बता दूं किन के लिए ये वीडियो है। जो बच्चे अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ पाए, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, एक इन्फॉर्मेशन रहेगी तो आपको किनको वीडियो देखना आप थोड़ा सा अच्छे से क्लियर रहेंगे। और जो पढ़ चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं उनको कौन सा टॉपिक है जो एकदम से रट लेना है, एकदम से बार बार रिवाइज कर लेना है वो है। या यह वीडियो आपको पेपर के कुछ दिन पहले, एक दो दिन, चार दिन, छः दिन पहले, जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा, एकदम इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसको आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए, चाहे इसको आप दो तीन बार लिख लीजिए। ये जो क्वेश्चंस हैं टॉप के 25 क्वेश्चंस हैं और आपके पांचों के पांचों चैप्टर से, जिस हिसाब से आपके केमिस्ट्री का सिलेबस चेंज हुआ है, उस सिलेबस के चेंज होने के अकॉर्डिंग आपका ये पूरा बनाया गया। उस पैटर्न के हिसाब से आपको देख लेना है कि जो टॉपिक्स, जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिख करके लाया हूँ वो आपको मैं दिखाऊंगा, समझाऊंगा। ये आपका जो 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा, हो सकता हो कि आपके लाइफ में एक चेंजिंग हो सकता है, क्योंकि अगर आप ये देख करके जाते हैं तो आपको बिल्कुल फायदा होगा। और जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते बिल्कुल छोड़ करके अभी वीडियो जा सकते हैं, लेकिन जो अंतिम तक देखेगा उसका बिल्कुल फायदा होगा। ये मैं लिख करके दे रहा हूँ, आपका समय बिल्कुल जाया नहीं होगा। बाकी आपने सारे कंटेंट देख ही रखे होंगे, आपको उम्मीद होगी कि क्या होने वाला है। ये अगर आप कहना चाहें तो ये आपकी हो गई मास्टर क्लास। ये हो गई आपकी मास्टर क्लास। इसको हम लोग कहते हैं कि जो पेपर के अंतिम समय में मिलती है और बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जो बच्चे सभी बच्चों को करना ही चाहिए केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा बैक लगती है। और उस बैक से बचने के लिए सबसे पहला और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आपको जो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, अभी तक कोई ऐसा प्रश्न पत्र नहीं हुआ है आपके विगत प्रश्न पत्रों में, जब भी ये क्वेश्चन नहीं आया है। इसकी विशेषताएं आपको कर लेना है। और रदरफोर्ड मॉडल में आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि डायग्राम जरूर बनाएंगे। जो बच्चे थोड़ा सा भी अभी डर रहे हैं कि मैं कैसे तैयारी कर सकता हूँ, उनके लिए एक छोटा सा वीडियो आपके इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, कि जा करके देख सकते हैं कि कैसे बेस्ट आंसर लिखा जाएगा, कैसे बेस्ट आंसर लिखा जाएगा। छोटा सा वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। एक तरीका बताऊंगा, जैसे रदरफोर्ड मॉडल है, आप अगर आपको पता है कि रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है, आपने सब कुछ लिख लिया था, आपको पता है सब कुछ, लेकिन अब उसके बारे में आपको कैसे प्रेजेंट करना है, क्वेश्चन को, आंसर को कैसे आप लिखना है, ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है। और इसीलिए आपको कितना भी अच्छा नॉलेज हो, आप उसको अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाएंगे, उसको अच्छे से कॉपी पे उतार नहीं पाएंगे। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे टीचर हैं, सब पढ़ाते हैं, लेकिन किसी किसी का पढ़ाया हुआ आपको ज़्यादा समझ में आता है। ऐसा नहीं किसी टीचर को कम पता है। मैं कहता हूँ सभी को सब कुछ पता होता है, वो बिना पढ़े नहीं पढ़ाता आपको, लेकिन उसको पढ़ाने का जो स्टाइल होता है वो अच्छा होना चाहिए। वही टीचिंग इज एन आर्ट, जैसे नहीं कहते, तो वैसे आप लोगों के लिए जो राइटिंग स्किल होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हमारा वो नजरिया नहीं है। अभी हम पढ़ने का तरीका जो है वो क्या है, क्वेश्चंस को देखना क्या इंपॉर्टेंट है। तो इनकी कमियां आपको बतानी है। मतलब आपको बताना है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और इनके कुछ ड्रॉबैक्स जो थे। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों बच्चे के लिए है, आप लोग सहज हो जाइए, बिल्कुल डरना नहीं है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। मैं आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आपको बताना है कि बोर का परमाणु मॉडल क्या होता है, मतलब बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल बताना है। एक्सप्लेन द बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड देयर सक्सेस, सफलताएं उनकी क्या क्या थी, मतलब उनके जो बनाए थे मॉडल, उसमें क्या क्या एडवांटेजेस थे और उनकी क्या कमियां थी, क्योंकि बिना कमियों के आगे मॉडल्स आए ही नहीं थे। ये दो इंपॉर्टेंट हैं। इनके 5-5 नंबर में आने की उम्मीद अधिकतम रहती है, प्रबल रहती है। क्लियर हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं जिसमें आप लोग देख सकते हैं, पहला क्या हो गया, मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद आपका एल, द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीमूथल क्वांटम नंबर। उसके बाद एम है, एम क्या हो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या। फिर एन है, एन का मतलब प्रचक्रण या फिर स्पिन क्वांटम नंबर। और एक चीज यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको 1 से लेकर के 30 तक आना चाहिए। इसके लिए आप लोग ऑफ बाउ नियम बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं, ऑफ बाउ का नियम, कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे विस्तृत करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका। और इस क्वांटम संख्या का आप लोगों को एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेना है। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं कि 2p2 का आप लोगों को बताना होगा कि n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू, n की वैल्यू, एन एल एम, ठीक है, एन एल एम एस है, ठीक है, ये एस है। अगर आपको मैं निकालने के लिए बोल दूं तो आपको ये आना चाहिए, अच्छे से करना आपको, ठीक है, ये होना चाहिए आपके अंदर जज्बा, आप इसको देखते तुरंत कर लीजिए। ये हो गया चैप्टर 1 लगभग आपका इंपॉर्टेंट। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 3 सिद्धांत है। पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, व्हाट इज द एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ पाउलीज, या फिर पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसके बाद हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, मैंने बताया था कि कोई भी जो एटम होगा उसकी जो जगह होगी, जो उसकी पोजीशन होगी और उसकी स्पीड, जो वेलोसिटी होगी, वो दोनों एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते, उसको दोनों एक साथ नहीं बता सकते। इसके बाद डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस,
ये तीनों आपको अच्छे से इन तीनों का 1 या 2 नंबर में आने की बिल्कुल संभावनाएं हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने ये तीन एक साथ दे देंगे, मतलब आपको पांच पांच पॉइंट बना करके दे देंगे, और यहाँ पे क्वांटम संख्या भी साथ में आपके दे देंगे, तो आपका ये 5 नंबर में ऐसे पॉइंट्स बना करके कि पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ऐसा दे सकते हैं। ठीक है, आप अंतिम तक वीडियो देखेंगे, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आपको फायदा होने वाला है। ये हो गया आपका चैप्टर 1 खत्म। 3 क्वेश्चन छोटे छोटे, 1 2 3, 3 क्वेश्चन बड़े वाले, 3 और 2, ये आपका पहले चैप्टर का जो आप लोग पढ़ते हैं परमाणु संरचना, इससे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट नहीं मिलने वाला है। अब हम चलते हैं केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंध। केमिकल बॉन्ड में आपको पता है कि रासायनिक बंध हमारे 3 प्रकार के होते हैं। वैद्युत सहसंयोजक में, जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, या फिर आयनिक बंध कहते हैं, उसी को सेम चीज। ये आपका आयनिक बंध हो गया, और ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। क्या हो गया? कोवैलेंट बॉन्ड। ये सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, आपको इनका प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है, आपके सिलेबस में दे रखा है। जो भी चीजें यहाँ पे लिखी, एक भी सिलेबस के बाहर नहीं। विशेषताएं क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज या फिर इनके करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं आपको, किसके? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के, और उनके बाद इनके एग्जांपल्स आप अच्छे से कोट करके आएंगे कि व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड एंड देयर प्रॉपर्टीज विद देयर एग्जांपल्स आल्सो। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद हम क्या देखेंगे यहाँ पे? हाइब्रिडाइजेशन। ये तो मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है। अगर आप अभी तक नहीं भी करे होंगे तो आप YouTube पे सर्च करेंगे, किसी का भी वीडियो देख सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे कर सकते हैं, संकरण कैसे होता है। और आपके जो सिलेबस में रखा है 1 2 3 4 5 कंपाउंड्स है, इन पांचों का तो आपको एकदम रट लेना है, और इन पांचों को कैसे हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद उसका क्या आएगा वो आपको आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ पे बताऊँ तो बोरान का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या? फ्लोरीन का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 3 6, 6 भागे यहाँ पे क्या कर देना आपको? 2 कर देना, 2 3 6, 3 आ गया। 3 का मतलब क्या हो गया? ये sp2 हो गया। ये मैंने एक ट्रिक बताई है, ये आपको करना भी आना चाहिए। जैसे यहाँ पे CH4 का आप लोगों को पता होगा, कार्बन का क्या होता है? 4, और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? 4 4 4 8, 8 भागे 2, 2 चौको 8, 4 का मतलब sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। ये आपको आना चाहिए, मैंने ट्रिक बता दिया है। अगर आपको नहीं भी आएगा तो आप बता दीजिएगा, मैं इसका एक छोटा सा वीडियो बना भी दूंगा। अगर नहीं भी, आप जाकर के किसी भी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, कोई भी बंदेज नहीं कि आप हमारे यहाँ देखिए। अब अगला टॉपिक है विलियन चैप्टर, जो आपका पहले चैप्टर में जुड़ा है, जो अभी तक के सिलेबस में आपके नहीं था। वो क्या है? विलियन सोल्यूशन में आपको मोलरिटी और नॉर्मेलिटी, मोलरता और नॉर्मलता, ये तीनों आपको अच्छे से इनका न्यूमेरिकल करना है। इनके न्यूमेरिकल में आपको पता है कि इसी के साथ में न्यूमेरिकल करने के साथ आप लोग इसका फॉर्मूला याद कर लेंगे, और फॉर्मूला को याद करने के बाद आप आराम से उसको कर पाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, आपने प्रैक्टिस अगर करी होगी तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कंफर्म आपको थियरी 5 के 5 नंबर दिलाए ना दिलाए, लेकिन ये 5 नंबर आपको पूरा दिला देगा, ये न्यूमेरिकल की गारंटी होती है। अब हम चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो आपका होगा जल। जल में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, मैंने कई बार बता रखा है कि कठोरता मतलब हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर में 2 तरीके का होता है, टेम्परेरी एंड परमानेंट, मतलब अस्थाई और अस्थाई। अब देखिए, जो आपके पेपर में आने की संभावना क्या है कि अस्थाई कठोरता दूर करने की विधि, इसमें आपकी टोटल 3 विधियां हैं। एक हो गया सोडा चूना विधि, एक हो गया आपका जियोलाइट विधि, और एक हो गया आपका आयन विनिमय विधि। इन तीनों को जहां पे मैंने स्टार लगा रखा है, इसका मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये सोडा चूना थोड़ा सा कम, लेकिन आपको तीनों तैयार कर लेना, रट लेना है, एकदम से प्रैक्टिस कर लेना है। जितनी बार आप बस लिखेंगे, याद करेंगे, समझेंगे, आपको याद हो जाएगा। कुछ भी करना नहीं है, आप जितना मैं टॉपिक बता रहा हूँ अगर आप इतना कर लिए, आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। उसके बाद क्या? आपका ईडीटीए मेथड से, ईडीटीए विधि से ईडीटीए विधि से आपको वाटर की हार्डनेस निकालना आना चाहिए, चाहे जैसे इसको आप न्यूमेरिकल, ये आपका है, ये 5 नंबर में अधिकतम उम्मीद है। मैं किसी चैप्टर से 5 नंबर का 1 या 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बताया, अगला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि ईडीटीए विधि से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर में न्यूमेरिकल करने के लिए, कि आपको जल की कठोरता निकालनी होगी। इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही आसान तरीका, आपकी किताब में, आपके कॉलेज में बिल्कुल आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद ये 1 नंबर या 2 नंबर मैक्सिमम, मैं नंबर बता रहा हूँ, इसको नोट कर लेंगे, 1 या 2 मार्क्स। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इन दोनों का डिफरेंस आपको 3-3 पॉइंट्स में ऐसे लिख लेना है। ठीक है, 3-3 पॉइंट्स में ऐसे लिख लेंगे और आपका तैयार होगा। 2 नंबर में आएगा तो 3 पॉइंट से ज्यादा नहीं लिखना है। क्लियर? अब ये जो है आपको दिख रहा होगा बड़ा क्वेश्चन, लेकिन ये 2 नंबर से अधिकतम आएगा, 2 नंबर। और मैं मान लूं कि आपका एकदम से मतलब नसीब खराब है तो 5 नंबर में आएगा, नहीं तो 2 नंबर में तो कंफर्म आएगा ही आएगा। लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, इसके 4 प्रकार होते हैं कि जो भी नगर निगम होता है, जैसे टाउन एरिया होती है, टाउन एरिया के बाद नगर निगम होता है। ठीक है, वहीं नगर निगम में, जैसे बहुत बड़े बड़े महानगरों में, नगरों में क्या होता है? नगर निगम होता है, जैसे म्यूनिसपालिटी जिसको कहते हैं। वो लोग जो नालियों में पानी जाता है, नालों में जो पानी जाता है, उसका कैसे सफाई करते हैं, उसकी 4 विधि दे रखी हैं, जमाव, संकलन, छानना, विसंक्रमण, सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन, फिल्ट्रेशन, स्टेरिलाइजेशन। ये चारों प्रक्रियाओं को आपको अच्छे से देख लेना, इनकी डेफिनेशन, इनकी परिभाषाएं, एक लाइन की परिभाषा है। और आराम से अगर समझ लिया आप कि कोई बड़ा पार्टिकल, उसको छोटे में कन्वर्ट करना, फिर छोटे वालों को एकदम से उसमें छोटे छोटे जो पार्टिकल उनको छानना, वहां से फिल्टर करना, यही सब प्रक्रियाएं होती हैं। चारों को आप अच्छे से कर लेंगे तो ये आपको 2 नंबर दिला सकता है। अब हम चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो कि आपका हो जाएगा निष्कर्षण। यहाँ पे हम देखेंगे जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स होता है, क्या होता है?
इंजीनियरिंग मटेरियल जो आपका नया चैप्टर ही जुड़ा है, पूरा का पूरा चैप्टर ही नया जुड़ा है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स। ठीक है, इसमें आपको मटेरियल्स के बारे में पढ़ना, जैसे जो आप लोगों ने पढ़ा होगा एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर, उसी मिक्सचर में आप लोगों ने देखा होगा कि मेटलर्जी होती है, धातुकर्म पढ़ते हैं आप लोग, उसी धातुकर्म में आप लोग देखते हैं कि अयस्क होता है, अयस्क से हम लोग क्या करते हैं, धातुओं का निष्कर्षण करते हैं, वही दे रखा है। दो इंपॉर्टेंट है 5 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन हैं। हेमेटाइट जो होता है वो आयरन का ऑक्साइड होता है, Fe2O3, इससे आपको लोहे का निष्कर्षण करना है। आपका जो टोटल पेपर है वो कितने का है, 60 नंबर का है। 60 नंबर में सारे क्वेश्चंस आपको देख लेने हैं। इसमें आपको देखना ब्लास्ट फर्नेस के उपयोग से, यहाँ पे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे डायग्राम लिख दे रहा हूँ वहाँ पे आपको जरूर बनाना है डायग्राम। डायग्राम दोनों में आप बना के आएंगे, आपको अच्छे से नंबर मिल जाएगा। अब बॉक्साइड जो एल्यूमिनियम कोर है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से आपको एल्यूमिनियम निकालना चाहिए, वो भी हॉल हेराल्ट विधि द्वारा, हॉल हेराल्ट विधि द्वारा आपको बॉक्साइड से एल्यूमिनियम निकालना आना चाहिए। और हेमेटाइट से, आयरन के ऑक्साइड से आयरन का निष्कर्षण, ये दो प्रक्रिया हो गई हमें किसी अयस्क से धातु को निकालने की। और ये तो आप लोगों ने देखा होगा, रट ही लिया होगा कि ताप सुघट और ताप दृढ़, मतलब थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अंग्रेजी वाले बच्चों नहीं तो सर सोचेंगे कि सर आप कुछ बता ही नहीं रहे हैं यहाँ पे, हम लोग इंग्लिश मीडियम वाले क्या करेंगे यहाँ पे। थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बीच में आप लोग कम से कम 7 डिफरेंस, ये 5 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में। अगर 5 नंबर में आएगा तो 7 लिखना है, और 2 नंबर में आएगा तो मिनिमम 3 लिखना, आप 4 भी लिख सकते हैं। बहुत ही आसान आसान डिफरेंसेस है, आप आराम से इसको लिख पाएंगे। सारे अंतर आपको अच्छे से लिखना है। मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन सारे आपको समझाना भी है कि कुछ ऐसे अलग ना लगे कि सर ने बस ऐसे कॉपी पेस्ट करके कुछ भी दिखा दिया। ये मेरी राइटिंग है, मैंने स्क्रीनशॉट्स लेकर के आपको दिखा रखा सब। बहुलीकरण के अभिलक्षण मतलब पॉलीमराइजेशन, क्या है पॉलीमराइजेशन, जो आप पॉलीमर्स पढ़ते हैं आपके सब पार्ट में है, जो तीसरे चैप्टर का जो छोटा पार्ट वाला पार्ट है जिसको कहते हैं बहुलक, उसी में आपको देखना है बहुलीकरण क्या होता है, बहुलीकरण की विशेषताएं। अभिलक्षण का मतलब इनकी प्रॉपर्टीज बतानी है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर्स और उनके प्रकार। बहुलीकरण के जो प्रकार होते हैं जैसे कोपॉलीमर हो गया, एडिशन पॉलीमर हो गया, सहसंयोजक हो गया, उसके बाद संयोजक हो गया, ये सभी पॉलीमर्स के बीच में आपको अंतर भी देख लेना है, इनको याद भी कर लेना, समझ लेना। और बहुलीकरण की डिफिनेशन आप लोग जानते हैं कि एक अलग से बहुलक को बनाने की प्रक्रिया जो होती है वही बहुलीकरण कहलाती है। अब इसमें जो आपको तैयार कर लेना, कुछ आपको बहुलक हैं जिनका आपको डायग्राम याद करना है। ये थोड़ा सा आपके लिए हेक्टिक हो सकता है, मतलब थोड़ा आपके लिए भारी हो सकता है। वो क्या होगा, बेकेलाइट। बेकेलाइट का आप लोगों को डायग्राम, इनका फॉर्मूला सहित कैसे प्रक्रिया हो रही है, मोनोमर्स कैसे जुड़ रहे हैं, पॉलीमर्स कैसे बन रहे हैं, एक अलग के माध्यम से बहुलक का बनना, आपको सब देखना। और 3 चीज यहाँ पे है, नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 और बेकेलाइट, तीनों का आपको रट लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने ईंधन की तरफ, फ्यूल्स एंड ल्यूब्रिकेंट्स, चौथे चैप्टर की तरफ। हमारा 3 चैप्टर खत्म। बस आपको ऐसा लग रहा हो कि सर कंटेंट ज़्यादा डिलीवर कर रहे हैं कम समय में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ईंधन का कैलोरी जनन मान आपको निकालना आना चाहिए, कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू किसकी आपको निकालना चाहिए, किसी भी ईंधन की, किसी भी ईंधन की कैलोरीफिक वैल्यू आपको निकालना आना चाहिए। वो भी आपका 2 मेथड होता है, एक सिंपल मेथड होता है और वो आप आराम से देख सकते हैं, आराम से हो जाएगा वो। और दूसरा जो होगा वो ड्यूलोंग, ड्यूलोंग का मेथड होता है। ड्यूलोंग का जो फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूले से आपको ये निकालना होगा। वहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा, कार्बन की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा, सल्फर की मात्रा, इन सभी की मात्राएं आपको अलग अलग दे रखी होंगी और उस फॉर्मूले आप रखेंगे और आपको यहाँ पे HCV, हाई कैलोरीफिक वैल्यू और लो कैलोरीफिक वैल्यू, दोनों अलग अलग आप निकाल सकते हैं। इसमें आपको निकालना ही यही होता है, HCV और LCV, किसमें, ड्यूलोंग के फॉर्मूले में। क्लियर हो गया, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एनी फ्यूल। उसके बाद है कोयले का घटक विश्लेषण, मतलब आपका जो कोल बनता है, यहाँ पे प्रॉक्सिमेशन जो होता है, प्रॉक्सिमेशन ऑफ कोल, ये आपके लिए टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखा है। प्रॉक्सिमेशन ऑफ कोल, कोयलक के जो घटक होते हैं कैसे कैसे इसमें सब कंपोजिशंस होते हैं कोयले में, वो आपको बताना। जैसे मॉइस्चर हो गया, नमी, वाष्पशील द्रव्य, वेपराइज्ड मैटर, उसके बाद आपका एस, राख दे रखा है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, स्थिर कार्बन, ठीक है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, फिक्स्ड कार्बन है, स्थिर कार्बन क्या होगा, फिक्स्ड कार्बन। अंग्रेजी वाले बच्चे तो भी परेशान नहीं हो जाएंगे, यहाँ पे राख क्या हो जाएगी, एस हो जाएगी। और वाष्पशील क्या हो गया, वेपराइज्ड, वेपराइज्ड मैटर हो सकता है, वेपराइज्ड लिक्विड, वेपराइज्ड हो सकता है। और यहाँ पे मॉइस्चर दे रखा है आपका, ठीक है। ये हो गया आपका कोयले, ये 5 नंबर में जो मैंने क्वेश्चन दिखाए, ये 5 नंबर में, और आपका ये 5 नंबर में। अभी चौथे चैप्टर का 2 क्वेश्चन हुआ 5-5 नंबर का, 5 मार्क्स। अगर आप जब भी देखेंगे इस वीडियो को, मतलब मुझे लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोग एकदम रट लेना चाहिए। अब ये 5 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। अब आएगा क्या, स्नेह की परिभाषा मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, अगर आप अच्छे से देखे होंगे तो बहुत बढ़िया चीज़ है। कार्य और आवश्यकता, जो बच्चे ऐप में थे, जो कोर्स लिए थे, उनको तो बिल्कुल पता है कि कैसे सर ने पढ़ाया और बहुत अच्छे से मैंने नोट्स दे रखा है। इनके स्नेह का कार्य क्या होता है, स्नेह की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, दूसरा टाइप हो गया। मैंने इसको सब पार्ट में करके डिवाइड कर दिया है। आप 2 नंबर के लिए तैयार कर सकते हैं, जैसे स्नेह की परिभाषा 1 नंबर में आ सकती है, इसकी आवश्यकता या फिर इनकी प्रॉपर्टीज 2 नंबर में। अब ये देखिए,
एक अच्छे स्नेहक की विशेषताएं, ये आपको स्टार लगा सकते हैं। ये आपको 5 नंबर में भी मिल सकता है, ये आपको 2 नंबर में मिल सकता है। तो इसका कंटेंट आपको कम से कम 7 से 8 पॉइंट्स तैयार कर लेने हैं अच्छे से। जैसे इसकी श्यानता क्या होनी चाहिए, श्यानता सूचकांक क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट्स। उसके बाद इनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण क्या होगा, मतलब आपको एक बेस्ट फ्यूल के लिए, मतलब बेस्ट लुब्रिकेंट्स के लिए प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं, इनके फंक्शंस क्या होंगे, इनकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इनके क्लासिफिकेशंस। हिंदी इंग्लिश मीडियम सब बैलेंस हो रहा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए अब मैं जो बता रहा हूँ कि ये जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, ये आपके ल्यूब्रिकेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं। ये 1 नंबर और 2 नंबर दोनों में आ सकती हैं। श्यानता सूचकांक मतलब आपकी विस्कोसिटी और विस्कोसिटी इंडेक्स, विस्कोसिटी और विस्कोसिटी इंडेक्स दोनों चीज़ आपको दे रखी है। इन दोनों को आपको रट लेना है, समझ लेना है, याद कर लेना है। एक एक लाइन की डेफिनेशन इससे ज़्यादा नहीं तैयार करनी है आपको। अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर, जो कि हमारा अंतिम चैप्टर होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, किसी को पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? वैद्युत रसायन। ये क्या आपका आपका ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। इसके लिए आपको फेराडे का लॉ पढ़ना है। क्या पढ़ना? फेराडे का लॉ। इसका आपको न्यूमेरिकल भी करना है। यहाँ पे आपको इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे इसमें फेराडे का फर्स्ट लॉ क्या होता है, Q इक्वल्स टू IT। और फेराडे का सेकंड लॉ भी आप लोगों को पढ़ देना है, जहाँ पे M और E के बीच में रिलेशन होता है, द्रव्यमान के बीच में और इक्विवेलेंट में रिलेशन होता है। आपको दोनों को अच्छे से फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ तैयार कर लेना है। ये 5 नंबर में उम्मीद है आने की, कितने में? 5 मार्क्स। अब अगला क्वेश्चन है आपका रासायनिक और विद्युत रासायनिक, मतलब ये टाइप ऑफ कोरोजन है। क्या है? टाइप ऑफ कोरोजन है। मैंने इसको छोटा सा शॉर्ट वीडियो में बता रखा, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। रासायनिक और विद्युत रासायनिक जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनकी अधिकतर वीडियोस आपको इसी लर्निंग डे पे मिल जाएंगे, आप जाकर के देख सकते हैं। रासायनिक मतलब हो गया केमिकल कोरोजन, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, केमिकल कोरोजन और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, इन दोनों के टाइप्स को आपको अच्छे से पढ़ देना है, इनके बीच में डिफरेंस तैयार कर लेना है, इनका एग्जाम्पल तैयार कर लेना है। अब उसके बाद हम इंटरनल और एक्सटर्नल कोरोजन को कैसे रोक सकते हैं, मतलब प्रिवेंशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कोरोजन। इनके उपाय आपको देख लेना है अच्छे से, कैसे हो सकता है। इनकी 3 3 स्टेप्स होते हैं, इनकी 3 3 विधियां होती हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही आसान होगा, तीनों की आपको एक एक लाइन तैयार कर लेनी है। ये अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, अगर आप सोचिए मैक्सिमम आपको 7 से 8 लाइन याद करनी है, और आपको 5 नंबर अगर मिल जाए तो अच्छी बात है ना। आप शॉर्ट नोट बनाइए, इन सभी क्वेश्चन के शॉर्ट नोट बनाइए, बस अच्छे से आप इसको रट लीजिए। उसके बाद आएगा आपका प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल और सोलर सेल। ये क्या आपका? ये आपका है सोलर सेल। सोलर सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल, इन सभी की आपको संरचना, इनके स्ट्रक्चर्स, इनके रिएक्शंस और इनके बेनिफिट्स, इनके एडवांटेजेस, इनके रिएक्शंस, इनके स्ट्रक्चर्स या फिर इनके कॉम्पोजिशंस आपको तैयार कर लेना है। बस ये हो गया आपका सारा का सारा क्वेश्चन। अभी मैं आपको गिना दूं, टोटल 25 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं निकलने वाला है। ये आपके हो गए 25 क्वेश्चन। अब मैं उम्मीद करूंगा कि सारे बच्चे, जितने बच्चे इस वीडियो को देख पा रहे हैं, आप सभी इसको तैयार कर लीजिए। जो भी बच्चा ये वीडियो पहले देख पाया है, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब मुझे लगता है कि जो बच्चे अंतिम तक वीडियो देख पाए होंगे, उनको लग रहा होगा कि सर ने कितने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, और 5वें चैप्टर को इतनी जल्दी सर ने खत्म कर दिया, जो मोस्ट रिपीटेड बार बार आने वाले क्वेश्चन हैं और जिनकी संभावनाएं अधिक हैं आने की। बाकी आपके कुछ चैप्टर्स जो नए जुड़े हैं, जो टॉपिक्स नए जुड़े हैं, उनके लिए भी मैंने बता दिया कि क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप इसको वीडियो को रोक करके सारे क्वेश्चंस लिख लीजिएगा, सब आपके सामने यहाँ पे हैं, आप जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे लगता है कि जो बच्चों को मजा आया वो वीडियो को लाइक करेंगे, और उनके जो भी दोस्त होंगे उनके पास ये जरूर भेजिए कि सर ने हमारे लिए इतना अच्छा वीडियो बनाया है कि अगर हम इसको प्रैक्टिस कर लेते तो हमें अच्छे नंबर आ सकते हैं। ये जान लीजिए कि आपका 60 में से 40 नंबर तक आप आराम से इन्हीं क्वेश्चन से ला सकते हैं। इसीलिए अंतिम दिन दिया जाता है, जिससे आप लोग अच्छे से पढ़ पाएं। क्लियर? ठीक है दोस्तों, बाय बाय। अब वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हम आपके लिए अच्छे सेकंड सेमेस्टर के लिए, थर्ड सेमेस्टर के लिए आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। बाय बाय।